हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 16 है। यहां पर हम लोग कचरा संग्रहण एवं निपटान अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के अध्याय में हम लोग कचरे के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे जैसे मानव की आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मानव के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो सामान है उसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में कचरा जो है बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, जो कि हमारी पृथ्वी के लिए एक खतरे का संकेत है। अगर हम कचरे का प्रॉपर तरीके से संग्रहण नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से निपटान नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में न केवल हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बल्कि मनुष्यों के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो आज के अध्याय में हम यहाँ पर कचरा संग्रहण और निपटान की बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों और कार्यालयों से जो है प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। जैसे अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं, ये प्राय प्लास्टिक की थैलियों और टिनों में पैक होते हैं। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं जो हैं कचरे में फेंक दी जाती हैं। यानी जिस वस्तु में कोई वस्तु पैक होकर आती है, वो सभी पैकिंग वाला जो सामान होता है वो वास्तव में कचरे में जाता है। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है और प्राय हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। तो अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते रहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम प्राय सार्वजनिक स्थलों पर बसों अथवा रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जब सर्दियों का सीजन स्टार्ट होता है, मूंगफली का सीजन स्टार्ट होता है, तो लोग क्या करते हैं, बसों में, रेलगाड़ियों में हम बैठते हैं, यात्रा करते हैं, तो वहाँ मूंगफली खा खा के उसका कचरा, उसका छिलका डालते रहते हैं, जो कि एक गंदी बात है, गंदी हैबिट है। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं फेंक देते हैं। वास्तव में ये भी एक तरह का कचरा ही है। कोई बच्चा केवल खेल के लिए ही पेंसिल छीलता रहता है। यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख देते हैं तो क्या करते हैं, या फिर उस पर स्याही फैल जाती है तो हम ये करते हैं, उसका पेज फाड़कर उसे फेंक देते हैं। तो जो फाड़ा हुआ पेज है वास्तव में वो कचरा ही बन जाता है। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते और चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। यदि हमारे घरों और आसपास से यह कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा? आपके विचार से यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? आगे यहां बोला गया है, जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदानों से इस कूड़े को ले जाते हैं तो यह कूड़ा कहां चला जाता है और फिर इसका क्या होता है? क्या यह संभव है कि यह सारा का सारा कचरा जो है कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिससे हमें कोई हानि ना हो? क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? तो इस अध्याय में हम ये सभी जो प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे कि हम कचरे का करते क्या हैं, कैसे उसका निपटान करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप में जो आपको खुद से भी करने हैं। तो यहाँ पर परियोजनाएं दी गई हैं, वो आपसे करवाई जाएंगी। तो यहाँ पर जानेंगे कि हम कचरे का निपटान कैसे करते हैं। देखिए, हम लोगों के घरों में बहुत सारा कचरा जो तैयार होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी डस्टबिन में या किसी बाल्टी में रख लेते हैं। और जैसे ही नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, कचरा उठाने वाले जो कर्मचारी हैं, वो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, तो हम अपने घरों का जो कचरा होता है वो नगर पालिका की कचरा उठाने वाली गाड़ी में डाल देते हैं। तो कचरा उठाने वाली जो गाड़ी होती है उस कचरे को ले जाकर किसी डंप फिल एरिया में, यानी जहाँ पर गहरे गड्ढे होते हैं, वहां पर उसको भर देती है। तो ऐसे जो खुले क्षेत्र होते हैं उनको भराव क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों के द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में, जहाँ पर गहरे गड्ढे होते हैं, वहां पर ले जाते हैं और इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि वहां पर कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसी रूप में उपयोग न किए जा सकने वाले कचरे से पृथक किया जाता है। यानी वहां पर यह आइडेंटिफाई किया जाता है कौन सा कचरा ऐसा है जिसका फिर से उपयोग किया जा सकता है, उसको वो लोग छांटते हैं, मशीनों के जरिए अलग किया जाता है। इस प्रकार कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। यानी कचरे में उपयोगी अवयव भी होते हैं और अनुपयोगी अवयव भी होते हैं। अनुपयोगी जो अवयव होते हैं इनको पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। यानी जो गहरा गड्ढा है जहां पर कचरा डाला जाता है, उस गहरे गड्ढे में जो अनुपयोगी अवयव हैं उनको फैलाकर बाद में जब वो गड्ढा पूरा भर जाता है उसको मिट्टी की परत से कवर कर देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्राय इस पर पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं और लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता है। क्योंकि कचरा जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं, कचरा ठोस नहीं होता है और कचरा जो है जब सड़ने के बाद क्या होता है, वो अपने आकार में कम हो जाता है। इसलिए जहां पर डंपफिल एरिया होती है, भराव क्षेत्र होते हैं, वहां पर निर्माण की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि वो भूमि जो होती है कुछ सालों के बाद बैठने लगती है। जैसे जैसे कचरा जो कम होता जाता है वो भूमि जो है बैठने लगती है। तो कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास
कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए गए हैं। कंपोस्ट क्या है? खाद है, यानी कि जो आपका कचरा है, जो कचरा आराम से डिग्रेड हो जाता है, जिस आराम से गल जाता है, उस कचरे को गलाकर कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। तो यहाँ पर जानेंगे कंपोस्ट क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रियाकलाप 1 दिया गया है। यहाँ पर आपको अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर एकत्र करना है, फिर इसे 2 समूहों में डिवाइड कर लेना है। समूह 1 में रसोई घर का कचरा है, जैसे फल, सब्जी के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियां, समाचार पत्र, सूखी पत्तियां, कागज की थैलियां भी इसी समूह में आप शामिल कर सकते हैं। और समूह 2 में क्या है? कपड़ों के टुकड़े हैं, पॉलिथीन की थैलियां हैं, टूटा हुआ कांच है, एल्यूमिनियम के रैपर्स हैं, कीले हैं, पुराने जूते हैं, टूटे खिलौने हैं। तो इनको आपको क्या करना है? पृथक कर लेना है। यानी आपके घर का जो जो कचरा है उसको आप पृथक करके समूह में डिवाइड कर लीजिए। अब प्रत्येक समूह के कचरे को 2 पृथक ढेरियों में बांटना है, जिन्हें A, B, C, D से नामांकित कीजिए। इनमें से प्रत्येक समूह की एक ढेरी को, यानी प्रत्येक समूह की जो एक ढेरी है, इसको क्या करना है आपको? प्लास्टिक की 2 पृथक थैलियों में, आगे बोला गया है, प्लास्टिक की 2 पृथक थैलियों में भरकर इनके मुंह कसकर आपको बांध देने हैं। और बाद में क्या करना है? मैदान में आपको 4 गड्ढे खोदकर, जैसे बच्चे खोदे हुए हैं 4 गड्ढे, इस तरह से आपको 4 गड्ढे खोदकर क्या करना है? यहाँ पर मैदानों में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैलियों और दूसरी डोरियों को पृथक पृथक गड्ढे में डालकर इन्हें मिट्टी से ढक देना है। और कुछ समय के बाद आप ये देखेंगे कि जो आपने गड्ढे जहां पर कचरा दबाया है, उनको आपको 4 दिन के पश्चात उनको देखना है। 4 दिन के पश्चात कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। कचरे का काला हो जाना और उससे कोई दुर्गंध न आना यह दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विगलन हो गया है। इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। यानी अगर कचरा जो है 4 दिन बाद अगर आप देखते हैं और आप देखते हैं कचरा जो काला पड़ गया है और उससे कोई स्मेल नहीं आ रही है, कोई दुर्गंध नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? कचरा पूरी तरह से डिग्रेड हो गया है, पूरी तरह से विगलित हो गया है। तो आप इसे पुनः मिट्टी से ढक सकते हैं। इसी प्रकार 2-2 दिनों के अंतर पर इनका अवलोकन करके अपने प्रेक्षणों को सुझाए अनुसार आपको जो है नोट डाउन करना है। तो आपको यह देखना है कि आपने जो 4 अलग अलग जगह पर कचरा जो डाला है, आपने पृथक किया था, उनमें से कौन सा कचरा जो है पूरी तरह से विगलित हो गया है, पूर्णतः विगलित है एवं उससे दुर्गंध नहीं आती है, या आंशिक रूप से विगलित है, यानी थोड़ा बहुत विगलित हुआ है, लगभग पूर्णतः विगलित है परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसे करके आपने जो चीजें ऑब्जर्व की हैं, जो चीजें आपने एक्सपेरिमेंट यहाँ पर की हैं, उनको आपको नोट डाउन करके लिखना है। 4 दिन बाद क्या हुआ, 6 दिन बाद क्या हुआ, ये सब आप लिखते रहना है। तो यहाँ पर ये क्रियाकलाप है, इसके जरिए आप जान पाएंगे कि कौन कौन सा कचरा जो है आसानी से निपटान हो जाता है और कौन कौन सा कचरा जो है आसानी से उसका निपटान संभव नहीं है। जो कचरा विगलित नहीं हो पाया है उसे जलाइए अथवा फेंकिए नहीं। यदि कचरा पूर्णतः विगलित हो गया हो और उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो तो उसे उस मृदा में मिला दें जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं। यह आपके पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करेगा। आपने इस क्रियाकलाप में यह परीक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीजें विगलित होती हैं, यानी कचरे की जो कुछ चीजें होती हैं वो आसानी से जो है डिग्रेड हो जाती हैं, आसानी से जो है खत्म हो जाती हैं, जिनसे खाद बनती है, जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है इसको कंपोस्टिंग कहते हैं। यानी जो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आसानी से विगलित हो जाते हैं और खाद में परिवर्तित हो जाती हैं, तो पदार्थों के विगलित होने और खाद में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है इसको कंपोस्टिंग कहा जाता है। कुछ शहरों और नगरों में नगर पालिकाएं जो है 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती हैं। प्राय एक का रंग जो नीला होता है और दूसरे का रंग हरा होता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, जो कचरे का जो कूड़ेदान होता है उसके रंग काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए नीले कूड़ेदान में जो है पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं और कांच, ये नीले कूड़ेदान में डाले जाते हैं। वहीं हरे कूड़ेदान में रसोई या अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हरा जो कूड़ादान होता है, हरे कूड़ेदान में वो वस्तुएं डाली जाती हैं, वो कचरा डाला जाता है जो कि आसानी से विगलित हो जाता है। वहीं नीले कूड़ेदान में ऐसा कचरा डाला जाता है जो कि विगलित नहीं होता है और जिसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, पुनः प्रयोग कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरे के ढेर देखे हैं? बहुधा हम क्या करते हैं, इन्हें जला देते हैं। प्राय किसान भी कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पादपों के अपशिष्ट और भूसे जैसे अपशिष्टों को जलाते रहते हैं। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें और धुआं उत्पन्न होता है जो कि मानव के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए और इन अपशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है।
खास करके आपने देखा होगा जो पराली जलाने की घटना है, जो धान की जो पराली होती है उसको जलाने की वजह से जो दिल्ली एनसीआर रीजन है वहां पर सांस लेने में लोगों को काफी दिक्कत होती है, काफी ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो दिल्ली एनसीआर से लगे हुए जो राज्य हैं आसपास के हरियाणा, यूपी या फिर जो राजस्थान वगैरह के जो राज्य हैं उनको बार बार ये चेतावनी भी दी जाती है कि आपको पराली नहीं जलानी है। पंजाब तक के राज्यों को ये चेतावनी दी जाती है कि अगर आप पराली जलाएंगे तो आपके ऊपर केस वगैरह किया जाएगा। वो इसीलिए दी जाती है क्योंकि पराली जलाने से क्या होता है, यहाँ पे धुआं निकलता है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है। अब यहां पर वर्मी कंपोस्टिंग बताया गया है। तो हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। मित्रों के विषय में बात करते समय क्या आप यह जानते हैं कि केंचुए जो होते हैं वो किसानों के मित्र कहे जाते हैं? तो आपको पता चलेगा कि केंचुए किसानों के मित्र क्यों कहे जाते हैं। तो आइए यह पता लगाएं कि केंचुए की एक प्रजाति लाल केंचुआ कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी होती है। लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर कंपोस्टिंग जो वर्मी कंपोस्टिंग जो खाद है उसको बनाने की यहाँ पे क्रियाविधि बताई गई है। तो यहाँ पर आपको क्रियाकलाप दिया गया है। आपको क्या करना है, मैदान में आइए और एक गड्ढा लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा आपको गड्ढा खोदना है। कोई लकड़ी का बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें जो ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत अधिक ठंडा हो। ऐसे स्थान के बारे में आपका क्या विचार है जहाँ सीधी धूप नहीं पड़ती हो। और आइए गड्ढे अथवा बक्से में, यानी या तो आपको गड्ढा ले लेना है या फिर एक बक्सा ले लेना है। और ध्यान ये रखना है कि ना तो गड्ढे पे सीधी धूप पड़े और ना ही बक्से पे सीधी धूप पड़े। अब आपको क्या करना है, आइए अब गड्ढे अथवा बक्से में लाल केंचुए के लिए आरामदायक घर आपको बनाते हैं। गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में एक जाल अथवा मुर्गा जो जाली होती है वो बिछा दीजिए। आप विकल्प के रूप में तली में रेत की 1 या 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी बिछा सकते हैं। अब रेत के ऊपर आपकी सब्जी या फिर फलों के जो अपशिष्ट हैं या फिर बचे हुए जो पार्ट हैं उनको बिछा दीजिए। आप हरी पत्तियों, पौधे की सूखी डंडियों के टुकड़े, भूसा अथवा समाचार पत्र की जो 1 इंच चौड़ी पट्टियां हैं इनको काटकर इन्हें रेत या जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक के बेकार जो गत्ते हैं इनको काटकर भी पट्टियां बना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है चमकीले प्लास्टिक वाले जो कागज हैं इन सब का उपयोग इसमें नहीं करना है। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि आपका जो गड्ढा है वो तैयार हो जाएगा। रेत अथवा तार की जाली पर सूखी गोबर भी बिछाया जा सकता है। कुछ जल छिड़क कर इस परत को आपको क्या करना है, नम बनाए रखना है। ध्यान रहे कि जल इतना ज्यादा ना हो जाए कि वह बहने लगे। अपशिष्ट की परत को दबाइए नहीं, इसे पोला ही रहने दीजिए ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु और नमी बनी रहे जो कि केंचुए के जीवन के लिए आवश्यक रहे। अब आपका जो गड्ढा है लाल केंचुओं के स्वागत के लिए तैयार हो गया है। कुछ लाल केंचुए आप खरीद कर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए। अब इन्हें जूट की बोरी, पुरानी चादर अथवा घास के हल्के से ढक दीजिए, यानी घास से हल्के से आपको ढक देना है। आपके लाल केंचुओं को भोजन चाहिए तो आप भोजन के रूप में क्या करेंगे, आप इन्हें फल अथवा सब्जियों के अपशिष्ट, कॉफी तथा चाय छानने के बाद जो बची हुई पत्तियां हैं या खेत एवं बगीचे की जो खरपतवार हैं वो इन्हें दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इस गड्ढे में भोजन को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में दबाकर रखना अच्छा हो सकता है। ध्यान ये रखना है केंचुओं को जो भोजन के रूप में नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस, दूध से निर्मित जो अपशिष्ट पदार्थ हैं ये भोजन के रूप में लाल केंचुओं को आप नहीं देंगे। इन वस्तुओं को डालने से क्या होगा, इन वस्तुओं को डालने से ये होगा कि गड्ढे में जो रोग कारक जीव हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे जो कि इनके साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे और केंचुओं को खत्म कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस या दूध से निर्मित जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको डालने की सलाह यहाँ पर नहीं दी गई है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां बताई गई है, जो लाल केंचुए होते हैं इनके अंदर दांत नहीं होते हैं। इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। देखिए कई बार ये पूछा गया है कि केंचुए भोजन को कैसे पचाते हैं, तो केंचुए के अंदर एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं और गिजर्ड जो है इन्हें भोजन को पीसने में सहायता करते हैं। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ कृमि के गिजर्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। देखिए लाल केंचुए जो हैं, लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं। इन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केंचुओं की भली बात देखभाल करते हैं तो 1 मास में इनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी, यानी 1 महीने में इनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी अगर आप प्रॉपर तरीके से इनकी देखभाल करते हैं। तो अब आपको क्या है, 3-4 सप्ताह के बाद अंतराल के बाद अपने गड्ढे का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना है कि आपके गड्ढे में मिट्टी जैसा पूरा पदार्थ दिखाई देता है।
अगर दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है कि आपका वर्मी कंपोस्ट जो खाद है वो तैयार हो गया है। तो अब क्या करेंगे, केंचुओं को इस गड्ढे से निकालकर एक और गड्ढा खोदेंगे, वहां पर शिफ्ट करेंगे, जिससे कि आप यहाँ पर जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हुई है इसका आप उपयोग कर सकें। इस गड्ढे के किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डालिए। अधिकांश कृमि अन्य भागों को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। दूसरे भाग से खाद को निकालकर कुछ घंटों तक इसे धूप में सुखाइए। आपका वर्मी कंपोस्ट प्रयोग के लिए तैयार है, यानी केंचुए वाली खाद आपकी तैयार हो गई है। ये यहाँ पे बताया गया, प्रोसेस बताया गया है। केंचुए वाली जो खाद है ये आपकी बन के तैयार हो गई है। गड्ढे के इस बचे भाग में अधिकांश कृमि हैं। आप इनका उपयोग और अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं, अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने के लिए बांट भी सकते हैं। ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। आपने जो वर्मी कंपोस्ट यानी खाद जो तैयार की है, केंचुए वाली खाद तैयार की है, इसका प्रयोग आप गमलों में, बगीचों में, खेतों में कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपकी वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की यहाँ पर विधि बताई गई है। आगे यहाँ पर सोचिए और फिर फेंकिए। सोचिए और फिर फेंकिए का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक घर से कितना कचरा निकलता है और एक पूरे मोहल्ले से, एक पूरे शहर से कितना कचरा निकलेगा, पूरे देश से कितना कचरा निकलेगा, उसके बारे में आपको सोचने पर विचार किया गया है। आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर से कितना कचरा फेंका जाता है, इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रक के रूप में लेकर कर सकते हैं। अपने घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5 से 10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा एकत्र कीजिए। तो आप ये देखेंगे कितने दिनों में ये आपकी घर की जो बाल्टी है ये फिल हो जाती है, ये आपको दिखना है। आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जो है ये जानते हैं। यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा लें तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले अथवा नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होता होगा। हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं, क्या यह सच नहीं है? यानी अगर आप अपने घर के कचरे का अनुमान लगा लेंगे तो आपके अंदर एक जनरल नॉलेज आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हमारे शहर में कितने लोग लगभग रहते हैं और वो लोग पर पर्सन कितना कचरा क्रिएट करते हैं। तो ऐसे समझ में आ जाएगा कि मनुष्य जो है बहुत ज्यादा कचरा उत्पन्न कर रहा है। आइए अब हम एक ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहाँ के लोग अधिक बुद्धिमान हैं और जहाँ कचरा कम निकलता है। तो यहाँ पर एक कहानी बताई गई है, कहानी का महत्व बताया गया है। तो अच्छी कहानी है, काफी अच्छी कहानी है। ये बताया गया है कि नानू नाम का बच्चा है, 6ठी कक्षा में पढ़ता है। उसे कागज का वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। वो कागज से मतलब वायुयान बनाता है और जब वह अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ जो है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उनको बहुत ज्यादा कष्ट होता है। लेकिन नानू जो है इस बात की कोई परवाह नहीं करता है कि हमारी माँ बहुत नाराज हो रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको तो बस एंजॉय करना है। एक बार नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया है। वहां पे अपने मौसेरे भाई श्याम के द्वारा बनाई विभिन्न चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया है। इसने पुराने चार्टों से फाइलें बनाई हुई थी, पेंसिल की छीलन से बधाई कार्डों पर फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलिथीन की थैलियों से टोकरी आदि को देखकर नानू जो है काफी ज्यादा आश्चर्यचकित रह गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि मौसी का जो बेटा श्याम है, श्याम काफी क्रिएटिव है। ये पुराने सामान को फेंकता नहीं है बल्कि इसको यूटिलाइज करके नए सामान में परिवर्तित कर देता है और इसने काफी सारी क्रिएटिव चीजें बनाई हुई हैं। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों से एक डायरी भी बना रखी थी। तो ये सब चीजें नानू ने देखी हैं और नानू काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ है। एक दिन प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही थी। नानू ने पूछा, नानी आप ये क्या कर रही हैं? ये लेप किसका है? तो नानी बताती है कि ये जो है कागज की लुगदी है और इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी और कागज से तैयार किया है और इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है। नानी ने उत्तर दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे घरों में भी, आपके घरों में भी होगा। जो आज से 15-20 साल पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हमारे घर में थी काफी सारी इस तरह की डलियां थी, काफी इस तरह की टोकरियां थी। तो वो टोकरियां जो थी कागज की पुरानी लुगदी से बनाई गई थी, कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया के जरिए बनाई गई थी। परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही हैं? नानू ने पूछा। नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए। क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे? लेकिन नानू को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो खेलने के लिए बाहर भाग गया है। उसे केवल इंटरेस्ट किस में है? कागज फाड़ फाड़ कर वायुयान बनाने में उसे इंटरेस्ट है। वास्तव में उसने क्या किया है? वास्तव में उसने श्याम की जो फाइलें हैं इनसे भी कागज है फाड़ना स्टार्ट कर दिया और केवल वायुयान बनाता है। श्याम ने नानू द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग हुए सभी कागजों को एकत्र कर लिया था और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी की भी कोई बात सुनता तक नहीं था। नानू एक जिद्दी टाइप का बच्चा है और वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाह रहा है। कुछ दिनों बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था। श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई है। नानू ने जो है अपनी जो मिट्टी की गुल्लक है इससे कुछ पैसे निकाले हैं और बाजार गया है। उसने अपने मित्रों के लिए कागज के कुछ हेड खरीदे हैं
उसने दुकानदार से इन्हें एक पॉलीथीन की थैली में रखने के लिए कहा है, लेकिन दुकानदार ने क्या कह दिया है, दुकानदार ने पॉलीथीन देना मना कर दिया है। नहीं, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथीन की थैली ना देकर कागज की थैली दी है। नानू ने बहुत सी चीजें जैसे टॉफियां और बिस्किट भी खरीदे हैं। उसे इन सभी चीजों को लेकर चलना बहुत मुश्किल लगने लगा है, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथीन की थैली देने को तैयार नहीं था। घर से चलते समय श्याम ने जो है उसे कपड़े का थैला ले जाने के लिए कहा था, लेकिन नानू ने उसकी एक बात नहीं मानी है। लेकिन बाद में से दुख भी होता है, सामान काफी ज्यादा है और उसके पास ना तो कपड़े का थैला है ना ही पॉलीथीन का है, और कागज के थैलों में दिक्कत ये है वो फट सकते हैं और सामान बिखर सकता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैनेज करके वो ये सामान को उठाकर घर तक पहुंचाता है। तो शाम को दावत का माहौल है, नानू के मित्र आए हैं घर में, तो नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई है और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया है। उसके जो सभी मित्र हैं, तो सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज के हेड पहने हैं। श्याम ने नानू के मित्रों के लिए कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए हैं। उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया है, एक फोटो फ्रेम और बधाई का सुंदर कार्ड है। यह सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागजों की लुगदी से बनाए थे। यह नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसके सभी मित्र अपने मुखौटों के साथ अपने घर ले गए, यानी जो मुखौटे बनाए थे, किसने, श्याम ने जो मुखौटे तैयार किए थे जो कि नानू के मित्रों को श्याम ने बांटे थे, तो ये जो मित्र हैं ये मित्र उन मुखौटों को अपने घर ले गए। नानू भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। विद्यालय की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात नानू जो है घर वापस आ गया है और उसका शहर श्याम के गांव से कितना अलग है। यानी कि श्याम का गांव काफी ज्यादा स्वच्छ था, साफ सुथरा था, इसलिए वहां पर कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे। नानू की बात समझ में आई है, भाई गांव में कचरा बीनने वाले नहीं होते हैं क्योंकि गांव स्वच्छ होते हैं, साफ होते हैं, तो वहां कचरा बीनने वालों की जरूरत नहीं होती है। परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक भौं चढ़ाना छोड़ दिया था। यानी पहले क्या था, नानू अपने घर के आसपास जो कचरा बीनने वाले छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको देखकर बड़ा चिढ़ता था कि ये बच्चे गंदे क्यों रहते हैं, क्यों कचरे में पूरे दिन घुसे रहते हैं। आपने भी अपने घर के आसपास एवं दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा। इन बच्चों को कार्य करते देखिए और ये पता लगाइए कि वे कचरे से उपयोगी पदार्थ कैसे पृथक करते हैं। वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं, यानी वास्तव में कचरा बीनकर क्या कर रहे हैं, वो हमारी सहायता कर रहे हैं। अब आपको विचार क्या करना है, विचार ये करना है कि कचरा बीनने वाला जो बच्चा, उससे बात कीजिए और उनसे पूछिए कि जो उन्होंने कचरा एकत्र किया है उससे वो क्या करेंगे। फिर ये भी जानने का प्रयास कीजिए क्या वह अथवा उसका या उसकी मित्र विद्यालय जाता या जाती है, यदि नहीं तो इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बच्चे कचरे के लालच में, कचरे से उनकी आजीविका चलाने के लिए, अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो एक बहुत गंभीर समस्या है ये, इस पर आपको विचार करना है। आगे यहाँ पर कागज की रिसाइकलिंग बताई गई है, कागज का पुनः चक्रण बताया गया है। इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागजों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आप चमकदार प्लास्टिक लेपित जो कागज है इसका उपयोग नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कागज का रिसाइकलिंग करने के लिए कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में आपको फाड़ना है। इन्हें एक बाल्टी या फिर टब में रखकर जल डालना है। कागज के टुकड़ों को जल में एक दिन के लिए डूबा रहने दीजिए और अब इस भीगे कागज को काटकर गाढ़ी लुगदी आपको बनानी है। अब क्या करना है, अब फ्रेम पर जड़ी जो जाली है इस पर गीली लुगदी को फैलाइए। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे से आपको ठोंकना है। जल के बाहर निकल जाने तक आपको प्रतीक्षा करनी है। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर एक पुराना कपड़ा अथवा समाचार फैला दीजिए, जिससे कि लुगदी का अधिक से अधिक जो जल है वो बाहर निकल जाए। ऐसा आपको करना है। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में सुखाइए। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तु रखें जिससे कि वे मुड़ ना सकें। रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व इसमें जो खाने वाले रंग हैं वो मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियों, फूलों की पंखुड़ियों और रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्नों वाला पुनः चक्रण अथवा आकर्षक कागज प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर कागज की रिसाइकलिंग की विधि बताई गई है। अब आगे यहाँ पर प्लास्टिक के बारे में बोला गया कि प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप है। खास करके क्लास 6, 7, 8 में 9, 10 तक ये निबंध आता है लिखने के लिए कि प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कुछ प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं इनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, लेकिन सभी प्रकार के जो प्लास्टिक हैं उनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। क्या आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया था कि पॉलीथीन की थैलियां एवं कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं होते हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा है। अब आप
सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपटान एक बहुत बड़ी समस्या क्यों है। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं? तो आप बना सकते हैं। कौन कौन से सामान हैं आपके? खिलौने हैं, जूते हैं, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल और जल पाइप। इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ भागों के नाम बता सकते हैं? प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता है। समस्या कब उत्पन्न होती है? समस्या जब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं और अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है। हमारे चारों ओर क्या हो रहा है कि हम लोग प्लास्टिक का अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं और उसका निपटान नहीं कर पा रहे हैं। हम प्राय प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। प्राय ये थैलियां खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती हैं। इन थैलियों में पैक किए गए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्लास्टिक की थैली में अगर आप गर्म पदार्थ डालते हैं तो प्लास्टिक से कुछ कुछ रसायन जो होते हैं आपके खाने में मिक्स हो जाते हैं, जो कि आपके सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं। और वैज्ञानिक रिसर्च में यह भी सामने आया है कि ये रसायन आपके शरीर में कैंसर जैसे गंभीर रोग भी उत्पन्न करते हैं। प्राय दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका है। कभी कभी कचरा बीनने वालों द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की जो पुनः चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियां हैं, इनमें खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित जो प्लास्टिक की थैलियां हैं, यानी जो गवर्नमेंट का मानक है खाद्य पदार्थों की थैलियों का, वो थैलियां हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं और ये गैसें जो है बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जैसे जिनमें मानवों को कैंसर भी सम्मिलित है, ये उत्पन्न कर सकती हैं। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनः चक्र के लिए आवश्यक जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपने देखा होगा कि लोग प्राय अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। तो बाद में क्या होता है, जो पशु होते हैं, आवारा पशु होते हैं, गली मोहल्ले के जो आवारा पशु होते हैं, वो भोजन की खोज में इन थैलियों को खा जाते हैं और साथ में जब थैलियों को खा जाते हैं, थैलियां इनके पेट में पहुंच जाती हैं। पेट में पहुंचने की वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो सभी चीजें बताई गई हैं। सड़कों और अन्य स्थानों पर भी असावधानी पूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियां बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती हैं। फलस्वरूप क्या होता है, फलस्वरूप नाले जो हैं अवरुद्ध हो जाते हैं, नाले ब्लॉक हो जाते हैं और जो गंदा जल है ये सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो प्लास्टिक के अतिउपयोग को कम करने के यहाँ उपाय बताए गए हैं, क्या क्या करना चाहिए। तो पहला उपाय बताया गया है कि हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें और जहां भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। दुकानदारों से कागज की थैली उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम अपने घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाएं, जिससे कि हमें पॉलिथीन लेने की आवश्यकता ना पड़े। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी ना जलाएं। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और ना बाहर फेंकें। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान कर सकते हैं। हम कागज को पुनः चक्रित करें, है ना। हम कागज के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागजों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। हम अपने परिवार, मित्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ यहाँ पे उपाय बताए हैं जिनके जरिए हम कचरे का निपटान या कचरे में कमी कर सकते हैं। देखिए, इसी के साथ आपका ये अध्याय जो एंड हो जाता है। यहाँ पे सारांश दिया गया है। भराव क्षेत्र वह स्थान है जहां शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है और कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बना देते हैं। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतुओं के जो अपशिष्ट हैं, इनको खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल कैंचुओं के द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। कागज का पुनः चक्रण संभव है और पुनः चक्रण द्वारा बने कागज से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। यानी जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को कंपोस्टिंग नहीं कर सकते, प्लास्टिक से हम खाद नहीं बना सकते, ये आपको याद रखना है। हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटने के उपाय खोजने चाहिए। अब देखिए, इसके प्रश्नोत्तर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर साधारण से
प्रश्नोत्तर हैं, आप चाहेंगे तो इनका आंसर अपने आप से दे पाएंगे। यहाँ पे चर्चा करनी है, यहाँ पे आपने जो कुछ सीखा है, आपने जो कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं, तो अपने अकॉर्डिंग अपने मन से आप इनके आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है और आपकी क्लास 6 की जो साइंस की पुस्तक है ये भी समाप्त हो जाती है। अब आपको बहुत जल्दी क्लास 7 की साइंस के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।